लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हाय, मेरा नाम रोजी है। मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हीलियोस 522 को घोस्ट प्लेन क्यों कहा जाता है, इसे जानने के लिए मेरे वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। मैं कोई भी एयरक्राफ्ट इंसिडेंट या एक्सीडेंट बता रही हूँ, उसका सोल्यूशन और वो किस रीजन से हुआ था वो भी आपको वीडियो में मैं ब्रीफली बताऊंगी। 14 अगस्त 2005 हीलियो फ्लाइट 522 लार्नाका से एथेंस जा रहा था। 9 o'clock डिपार्चर टाइम था। 9:07 टेक ऑफ हुआ। कैप्टन 53 years ओल्ड, जिनके पास 16,900 फ्लाइट आवर्स, और फर्स्ट ऑफिसर 51 years ओल्ड, 7,600 फ्लाइंग आवर्स। फ्लाइट टेक ऑफ हुआ 9:05। टेक ऑफ होते ही एयरक्राफ्ट क्रूज करने लगा। 9:12 को 12,040 फीट में पहुंच जाता है। 12,040 फीट में पहुंचते ही एयरक्राफ्ट में कॉकपिट में कैबिन ऑल्टीट्यूड वार्निंग आने लगता है। कैबिन ऑल्टीट्यूड वार्निंग आते ही पायलट्स इसको मिस आइडेंटिफाई कर देते हैं। वो वार्निंग को ये लोग समझते हैं नॉट टू टेक ऑफ वार्निंग है। एयरक्राफ्ट कंटिन्यूसली टेक ऑफ होने लगता है। टेक ऑफ होते होते 18,000 फीट में पहुंच जाता है। 18,000 फीट में पहुंचते ही कैबिन में ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय हो जाता है। ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय होने का मतलब है कैबिन में प्रेशराइजेशन प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। प्रेशराइजेशन प्रॉब्लम अंदर का और बाहर का प्रेशर इक्वल होने लगा था। प्रेशराइजेशन प्रॉब्लम के वजह से ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय हो गए थे। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर इमीडिएटली ग्राउंड से कांटेक्ट करते हैं। ग्राउंड से कांटेक्ट करते ही जैसे प्रेशराइजेशन प्रॉब्लम होता है, कैबिन कोल्ड भी होने लगता है। जितने ऊपर ऊंचाई हम जाते लगते हैं उतने ऊपर ऊपर जाते जाते टेम्परेचर भी कैबिन में धीरे धीरे कम होने लगा। तो इमीडिएटली कैप्टन ने ग्राउंड से कांटेक्ट करते ही पूछा, कूलिंग सर्किट ब्रेकर कहाँ पे है? कूलिंग सर्किट ब्रेकर कहाँ पे है पूछते ही ग्राउंड ने आंसर दिया, कैप्टन के पीछे वाले पैनल में कूलिंग सर्किट ब्रेकर है। जैसे ये क्वेश्चन खत्म होता है, इमीडिएटली इंजीनियर ग्राउंड टीम पूछता है, प्रेशराइजेशन पैनल में कौन से मोड पे है? इज दिस इन ऑटो मोड? तब तक कैप्टन हाइपोक्सिया के शिकार हो चुके होते हैं। हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी के वजह से हाइपोक्सिया होता है, जो कि आपके ब्रेन को जितना जरूरत है उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, तो आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। ब्रेन काम करना बंद करने लगता है, वैसे आपका डिसीजन मेकिंग पावर स्लो हो जाता है, आपका बॉडी मूवमेंट स्लो हो जाता है, आपको कोई भी कमांड खुद के ऊपर नहीं रहता है। कैप्टन वो जो क्वेश्चन इंजीनियर ने पूछा वो ठीक से रेस्पॉन्ड करने से पहले फिर से कूलिंग सर्किट ब्रेकर कहाँ पे है बोल के पूछने लगे। तब तक एयरक्राफ्ट में 18,000 फीट पहुंचते ही सीवियर वार्निंग्स भी आने लगे। सीवियर वार्निंग्स सोच के ही इमीडिएटली ग्राउंड से कांटेक्ट करने के बाद फिर भी कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। 9:20 को एयरक्राफ्ट और ग्राउंड एटीसी से लास्ट कांटेक्ट होता है। एयरक्राफ्ट 9:23 तक 34,000 फीट तक पहुंच जाता है। 34,000 फीट तक ऑटो पायलट मोड में एयरक्राफ्ट रहता है, जो कि अपने आप कोई डायरेक्ट नहीं करे तो भी वो अपने आप लेवल चलता जाएगा जितना अपना लेवल सेट करे हैं। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों ऐसे सिचुएशन में हाइपोक्सिया में पहुंच के कोलैप्स पड़े रहते हैं। तब तक कॉकपिट में एक कैबिन क्रू जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेके अंदर आते हैं। तब तक एथेंस के जितने सारे एटीसी टावर है वो कंटिन्यूसली एयरक्राफ्ट को कांटेक्ट और ट्रैक करने के लिए कोशिश करते हैं। 10:12 से 10:50 तक 20 टाइम एयरक्राफ्ट को कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट का लैंडिंग टाइम रहता है 10:45। तब तक लैंड हो जाना चाहिए। एयरक्राफ्ट जो कि एथेंस एटीसी के राउंड राउंड घूमता रहता है, तो इमीडिएटली
रेस्क्यू टीम सोचते हैं कि टेररिज्म अटैक तो नहीं हुआ, इमीडिएटली F-16 फाइटर जेट को भेजते हैं। 2 F-16 फाइटर जेट ऊपर जाके सेम ऑल्टीट्यूड सेम लेवल में पहुंच के चेक करते हैं कोई प्रॉब्लम है क्या। इमीडिएटली देखते हैं पूरे ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय हो रखा है, कॉकपिट में एक पर्सन ऑक्सीजन लेके खड़ा हुआ है, फर्स्ट ऑफिसर कोलैप्स हो रखे हैं और कैप्टन अपने सीट में नहीं है। जो ये क्रू खड़े हैं वो कैबिन क्रू है जो कि यूके कमर्शियल लाइसेंस होल्डर है, जो कि वो बोइंग 737 एयरक्राफ्ट में ट्रेन नहीं है, तो ये एयरक्राफ्ट को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और इमीडिएटली F-16 फाइटर जेट को देख के हैंड वेव करते हैं, बट कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। इमीडिएटली लेफ्ट इंजन से फ्यूल खत्म हो जाता है, क्योंकि 9-7 को एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ है, ऑलमोस्ट 10:50 होने लगा है, ऑलमोस्ट मोर देन आवर हो गया है। उस हिसाब से एयरक्राफ्ट में फ्यूल खत्म होने लगता है। लेफ्ट इंजन में फ्यूल खत्म होते ही इमीडिएटली राइट इंजन का भी फ्यूल खत्म होने लगता है। फाइटर जेट ग्राउंड को ये भी इंफॉर्मेशन देता है कि कोई टेररिज्म अटैक नहीं है। तब तक एयरक्राफ्ट इमीडिएटली जाके माउंटेन में हिट होके क्रैश हो जाता है। टोटल 121 लोगों की जान चली जाती है ये एयरक्राफ्ट क्रैश में। टोटल 115 पैसेंजर और टोटल 6 क्रू मेंबर इस फ्लाइट में। सेम डे 14 अगस्त 2005 को लार्नाका, लंदन से लार्नाका आया होता है मॉर्निंग 5 o'clock। जो अपकमिंग क्रू जो थे वो ग्राउंड इंजीनियर को बताते हैं जो इनका R2 डोर है, R2 डोर से फ्रोजन हो रखा है और कुछ अनोइंग विजिंग साउंड्स आ रहे हैं। तो ग्राउंड इंजीनियर ने एयरक्राफ्ट का प्रेशराइजेशन चेक करे थे। जब ये एयरक्राफ्ट फ्लाइट 522 डिपार्चर होने से पहले प्रेशराइजेशन चेक हुआ था एयरक्राफ्ट का। प्रेशराइजेशन चेक में क्या हुआ था, जो ग्राउंड इंजीनियर थे वो लोग, जो कंट्रोल पैनल, जो प्रेशर पैनल रहता है वो हर टाइम ऑटो मोड में ही रहता है। ऑटो मोड में रहता है जब जितने लेवल ऊपर जाने लगता है ऑटोमेटिकली कैबिन प्रेशर करके रखता है, जो कि नॉर्मल कैबिन प्रेशर रहता है 5000 से 8000, जो कि कैबिन में मेंटेन रखने के लिए, जैसे हम ग्राउंड में जितना प्रेशर रहता है एयरक्राफ्ट में बंद दरवाजों के अंदर उतना प्रेशर मेंटेन करके रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम जैसे हाई हील्स, जितने बड़े बड़े पहाड़ों या जितने सारे स्केटिंग वगैरह करने जाते हैं, हाई हील्स में आप देखे होंगे जितना ऊपर ऊपर जाते हैं उतनी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इवन एयरक्राफ्ट में भी वैसे ही, जैसे 34-36,000 फीट तक हम पहुंचते हैं, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होने लगती है, वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है। प्रेशराइजेशन हर बार ऑटो में ही रहता है, जो कि जैसे एयरक्राफ्ट ऊपर जाता है वो मेंटेन करके रखता है। बट ग्राउंड इंजीनियर ने गलती से जो प्रेशराइजेशन मोड ऑटो में रहना था मैनुअल में ही छोड़ देते हैं। वहां पे पहली गलती होती है, फिर उसको करेक्ट करने के लिए पायलट्स को 3 चांस मिलता है। जैसे ही हम एयरक्राफ्ट में जाते हैं, एयरक्राफ्ट में जाते ही क्रू और कैप्टन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इक्विपमेंट चेक, प्री फ्लाइट चेक, सारे जितने सारे अवेलेबल रिसोर्स रहते सबकी चेक करें, जो कि टेक ऑफ होने के बाद कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि सारे इक्विपमेंट की चेकअप होती है, वैसे कॉकपिट में भी सारी चीजों की चेक होती है। तो जैसे प्री फ्लाइट चेक में कैप्टन्स और फर्स्ट ऑफिसर मिस कर गए, फिर स्टार्टअप से भी वो चेक नहीं कर पाए कि प्रेशराइजेशन नॉब जो है ऑटो में है या मैनुअल में है, फिर बिफोर टेक ऑफ चेक में भी वो रियलाइज नहीं कर पाए। तीनों टाइम वो फेल हो गए वो चेक करने के लिए। जैसे ये एक्सीडेंट हुआ, इमीडिएटली फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से जितने सारे जो सब इश्यूज हुए थे इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन के बाद कैबिन क्रू 5 बार मेडे 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 बोलते हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो के मे बी ATC टावर से एयरक्राफ्ट दूर चला गया था, उस चक्कर में ATC में ये चीज़ सुनाई नहीं दिया, उस चक्कर में वो नोटिस भी नहीं कर पाए। ये इंसिडेंट से
हम क्या जानते हैं और इसको घोस्ट प्लेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोई ह्यूमन ना रह के, कोई ऑपरेट ना करके भी वो एयरक्राफ्ट अपने आप एटीसी के चक्कर काट रहा था, कोई कंट्रोल करने वाला भी नहीं था, अपने आप एयरक्राफ्ट घूम रहा था, इसीलिए उसको जस्ट ऐसे ही घोस्ट प्लेन कहा जाता है। और इससे क्या पता चलता है, एक तो ह्यूमन एरर है, दूसरी प्रेजेंस ऑफ माइंड्स बहुत जरूरी है। कोई भी चीज करने से पहले अगर इंजीनियर अगर वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड में उसको ऑटो मोड में कर देते, आज ये इंसिडेंट नहीं होता, इतने सारे लोगों की जान नहीं गई होती। आपको अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं बाय, टेक केयर।